हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की तीसरी क्लास ले रहे हैं। 2 क्लास हमने पहले ली, जो आपके समकालीन विश्व राजनीतिक पाठ्य पुस्तक है उसके संपूर्ण 7 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे। आपके परीक्षा में इन्हीं में से पूछ जाएंगे। इसकी पीडीएफ है और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो शेखावटी मिशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, जो 28 मार्च को राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला, उसमें अति कारगर साबित होंगे। आज है वो 26 मार्च हो चुकी है, आपके पास केवल 27 मार्च का एक दिन बचा है। यानी आपको 26 तारीख को केवल आपने जो सिलेबस पढ़ा है आपके, जो अभी बाकी है, यानी जिसका आपने एक बार रिवीजन नहीं किया, आपने पूरे वर्ष जितना भी पढ़ा उसको एक बार है जरूर पढ़ना है। 26 तारीख को आपने पूरा जो नहीं पढ़ा उसको जरूर पढ़ना है। 27 तारीख को आपको केवल और केवल इस शेखावटी मिशन को पढ़ना है, या एक आध चैप्टर आपके कोई बच गया तो उसको पढ़ना है। इसमें आपके ये जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके जितने भी पेपर हुए, चाहे जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो या हिंदी का हो, सभी में 90% से अधिक प्रश्न है वो शेखावटी मिशन की बुकलेट से ही आया। इंग्लिश में भी जो 94% प्रश्न है वो शेखावटी मिशन की बुकलेट से ही आया। यानी ये आपके लिए अति फायदेमंद साबित होगी। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपके जो स्वतंत्र भारत में राजनीति पाठ्य पुस्तक है उसमें पहला अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। इसमें 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक छोटा प्रश्न और एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न। ये 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आपके मैप के रूप में पूछा जाएगा। यानी इस अध्याय में आपके जितने मैप आए उनको आपको विशेष रूप से याद करना है। हमने मैप की एक अलग से क्लास ली, जो भी इस प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वो केवल 5 मिनट की। आप यदि उसको 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो आपके मैप का प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। ये मैप है वो 4 नंबर के बहुत ही ईजी है, ये आप आराम से कर सकते हो। इसमें 1 नंबर का एक एबीसीडी वाला प्रश्न ही पूछा जाएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी स्थापना 1953 में हुई थी और इसने रिपोर्ट है 1956 में सौंपी थी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो भारत का संविधान है वो लागू कब हुआ था? जो भारत का संविधान है लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जो पारित है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बीच में 2 महीने का है वो गैप था। 30 प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है वो श्री राजगोपालाचारी थे और इन्हें प्रथम है वो भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? जो हैदराबाद का शासक होता है उसको निजाम कहा जाता था। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 5वां प्रश्न है, रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? जो रियासतें थी उनको भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इसी कहानी ने लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। पूरी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो पहले पूरी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है उसे वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये 1971 में आज़ाद हुआ था। 7वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती कौन सी थी? भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना, यानी एकीकरण की समस्या सबसे बड़ी थी। जो रियासतें थी उनको भारत में मिलाना सबसे बड़ी समस्या थी। लोकतंत्र को कायम रखना भी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक विकास करना और गरीबी को समाप्त करना। ये तीनों सबसे बड़ी चुनौतियां थी। इसमें उपयुक्त सभी है वो सही होगा। आगे 8वां प्रश्न है, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? रजवाड़े यानी रियासतें कितनी थी? भारत में कुल 565 है वो रियासतें थी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। 562 नहीं 565 थी। 9वां प्रश्न है, नोआखली वर्तमान में किस देश में स्थित है? जो नोआखली स्थान है वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। 10वां प्रश्न है, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र में एक भाषण दिया, उसे किस नाम से जाना जाता है? यानी जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन जो नेहरू जी का भाषण था उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे अंग्रेजी में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से जाना जाता है, हिंदी में इसे भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसका है? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। आगे 11वां प्रश्न है, 1951 में भारतीय आबादी का कुल कितना प्रतिशत है वो मुस्लिम जनसंख्या थी? जो भारतीय आबादी उसका कुल 12% है मुस्लिम जनसंख्या थी। 2011 में है वो मुस्लिम जनसंख्या 14% थी, यानी 2% की बढ़ोतरी हुई है। 12वां प्रश्न है, विभाजन पर बनी किन्हीं 2 फिल्मों के नाम बताइए। यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर बनी कोई 2 फिल्मों के नाम बताइए। ये 2 महत्वपूर्ण फिल्में गर्म हवा और पिंजर, ये भारत और पाकिस्तान की जो विभाजन की त्रासदी है उसको दर्शाती है। विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्यों के नाम बताइए। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो सबसे अधिक 2 राज्य प्रभावित हुए। इसमें पंजाब और पश्चिम बंगाल है, क्योंकि इनका आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और आधा हिस्सा भारत में बच गया। ये राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। 14वां प्रश्न है, सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कब और कहाँ रखा था? महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा यानी जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे इनके विरोध में सबसे पहले उपवास है वो जनवरी 1948 को कोलकाता में रखा था। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। जो शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये गांधी जी के निधन के ऊपर ही मनाया जाता है। आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अंग्रेजों की भारत के प्रति क्या नीति थी? अंग्रेजों की भारत के प्रति नीति थी फूट डालो और राज करो, यानी जो भारतीय शासक है उनको आपस में लड़ाओ और राज करो।
17वां प्रश्न है, सबसे पहले किस राज्य के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? जो त्रावणकोर वर्तमान में ये केरल में स्थित एक स्थान है, इसके राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। इसके राजा ने कहा हम न तो भारत में शामिल होंगे और न ही पाकिस्तान में। संविधान सभा में शामिल होने से किस रियासत के नवाब ने मना किया? जो भोपाल रियासत थी उसके नवाब ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते उसे क्या कहा जाता था? यानी जो रियासतों के शासक थे वो भारत में शामिल होने के लिए एक जो सहमति पत्र था उस पर हस्ताक्षर करते, उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता था? उस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। 20वां प्रश्न है, ऐसी 4 रियासतों के नाम लिखे जिनका एकीकरण भारतीय संघ में वो कठिनाई से हुआ। यानी कौन सी रियासतों का एकीकरण है वो भारतीय संघ में शामिल करने में कठिनाई हुई? जो जूनागढ़, ये गुजरात की एक रियासत है, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, इन 4 रियासतों को भारत में मिलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। 21वां प्रश्न है, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ किस स्थान के किसानों ने आंदोलन किया? जो हैदराबाद का शासक निजाम था उसके खिलाफ जो तेलंगाना के किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था। हैदराबाद का निजाम आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करता, उसे क्या कहा जाता है? यानी जो हैदराबाद रियासत के अर्धसैनिक बल था उन्हें क्या कहा जाता था? जो अर्धसैनिक बल था उसे रज्जाकार कहा जाता था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? मणिपुर के जो शासक महाराजा बोध चंद्र सिंह है उन्होंने सहमति पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। भारत का वह कौन सा प्रांत है जहां सर्वप्रथम सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया? जो सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार का सिद्धांत है सबसे पहले मणिपुर में अपनाया गया। सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार यानी जो वैश्यक नागरिक है उन्हें सभी को मतदान देने का अधिकार है। 25वां प्रश्न, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की? जो कांग्रेस का 1920 का नागपुर अधिवेशन था उसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की। यानी राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होने चाहिए और भाषा के आधार पर राज्य बने चाहिए। भाषा के आधार पर किस प्रांत में सबसे पहले विरोध हुए? जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग के लिए सबसे पहले जो मद्रास प्रांत था उसमें विरोध हुए। आंध्र प्रदेश में अलग राज्य की मांग करते हुए किस नेता की मृत्यु हुई? आंध्र प्रदेश में एक अलग राज्य की मांग करते हुए पोटी श्री रामुलु जो एक गांधीवादी नेता थे उनका निधन हुआ था और उन्होंने आमरण अनशन किया था। अनशन पर बैठे उनका निधन हो गया था। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ? भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। इसका निर्माण दिसंबर 1952 में हुआ था और 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 5 अगस्त 2019 को आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी, जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 9 हो गए। जो दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग थे, इनको शामिल कर दिया गया। अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 32वां प्रश्न है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग बनाया गया? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बनाया गया। ये भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। वर्ष 2000 में कौन से 3 राज्य बने? आपके जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके अनुसार जो राज्य पुनर्गठन के बाद जो 14 राज्यों के बाद नए 14 राज्य बने उनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये किससे अलग होकर बने और कब बने? 2000 में वो 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना और जो झारखंड है वो बिहार राज्य से अलग होकर बना था। 34वां प्रश्न है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बने? जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है वो 1987 में राज्य बने थे। 1972 में असम से कौन कौन से राज्य बने? 1972 में असम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बनाए गए। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो मणिपुर है वो 72 में बना और मिजोरम है वो 87 में बना था। 36वां प्रश्न है, नागालैंड कब राज्य बना? जो नागालैंड है 1963 में राज्य बना। 37वां प्रश्न है, 1966 में पंजाब से कौन कौन से राज्य बनाए गए? 1966 में पंजाब से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में है वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। अगला प्रश्न है, 1947 की त्रासदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। यानी जो 1957 की भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी थी, जो हिंसक घटनाएं थी, उसका वर्णन करने वाले किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम लिखो। इसमें फैज अहमद फैज और अमृता प्रीतम, ये 2 नाम महत्वपूर्ण है। भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? यानी भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ किस योजना के तहत हुआ? ये माउंट बेटन योजना के तहत हुआ। माउंट बेटन एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना बनाई थी। 41वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना 1906 में हुई थी। पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किसने किया? जो पंजाबी भाषा की एक साहित्यिक पत्रिका है नागमणि, उसका संपादन अमृता प्रीतम ने किया। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है कि नागमणि पत्रिका का संपादन किसने किया? अमृता प्रीतम ने किया। ये पंजाबी भाषा की एक साहित्यिक पत्रिका है, ये भारत पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ? जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन है वो धर्म के आधार पर हुआ। जो अधिकतर मुस्लिम समुदाय थे वो पाकिस्तान में चले गए, जो हिंदू समुदाय थे वो भारत में बच गए थे। कौन से प्रसिद्ध मुस्लिम नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे? यानी ऐसे कौन से मुस्लिम नेता है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे? जो
खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत या भारत पाकिस्तान विभाजन के खिलाफ थे, ये गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान ये दोनों है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के प्रबल विरोधी थे। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने गए? महाराष्ट्र और जो गुजरात राज्य है वो 1960 में बम्बई प्रांत से अलग बनाए गए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे निम्नात्मक प्रश्न यानी इस अध्याय से आपके एक 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन अधिक संभावना है वो मैप के प्रश्न के पूछे जाने की, यानी इसे मैप ही है वो पूछा जाएगा। स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को समझाते हुए राज्यों का पुनर्गठन समझाइए और सिफारिशों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, और इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसके आधार पर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसका आलोचनात्मक विश्लेषण यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष। भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। सीमांकन का समरूप आधार था। भाषा के आधार पर राज्यों गठन से राज्यों को एक समान आधार मिला। एकता को बल भाषा के आधार पर राज्यों पुनर्गठन से देश की जो एकता थी वो और मजबूत हुई। जो नाराज प्रांत है वो भी देश में रहना चाहते थे। विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति भाषा व राज्यों के पुनर्गठन से जो विभिन्नता में एकता का सिद्धांत है उसको स्वीकृति मिली। दूसरा प्रश्न है स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी, व्याख्या कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण आपसे यदि निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी 3 बड़ी चुनौतियां थी। इसमें पहली राष्ट्र निर्माण की चुनौती यानी एकीकरण की सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी लोकतंत्र को कायम रखना यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, और तीसरा आर्थिक विकास हेतु रूपरेखा तैयार करना। आगे तीसरा प्रश्न है भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयों का विवेचना कीजिए। यानी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो कौन कौन सी कठिनाई है। इसमें पहला मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण करना, यानी मुस्लिम बहुल इलाके कौन कौन से इसका निर्धारण करने में सबसे बड़ी कठिनाई आई। प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं था, और पंजाब और बंगाल के बंटवारे की सबसे बड़ी समस्या थी। जो अल्पसंख्यक थे उनकी समस्या थी। ये दोनों तरफ ही है वो बच गए थे। पाकिस्तान में कुछ है वो हिंदू बच गए और भारत में कुछ मुस्लिम समुदाय बच गए थे। चौथा प्रश्न है भारत विभाजन के परिणामों को स्पष्ट कीजिए। यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसका क्या परिणाम है। इसका पहला परिणाम हुआ 2 नए देशों का उदय हुआ है, यानी भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए देश बने। आज़ादी का स्थानांतरण हुआ, आबादी का स्थानांतरण हुआ, यानी लोगों को अपना निवासी स्थान छोड़ना पड़ा और दूसरे देश में जाना पड़ा। भौतिक परिसंपत्तियां थी उनका बंटवारा किया गया। महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किया गया। पांचवा प्रश्न है मणिपुर के भारत संघ में विलय के लिए उत्तरदायी घटनाओं का वर्णन कीजिए। जो मणिपुर का भारत संघ में विलय किस प्रकार हुआ, इस घटना का आपको वर्णन करना है। आगे जो छठा प्रश्न है वो मानचित्र से संबंधित है, और मानचित्र में आपसे इनसे ही पूछा जाएगा। जो कूर्ग है वो कर्नाटक में है, जूनागढ़ गुजरात में, अजमेर राजस्थान में, और जो कूच बिहार है वो आपके ओडिशा में। इन चारों स्थानों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नीचे वो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है। दिल्ली है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। सिक्किम आपके पूर्वोत्तर भारत में और मणिपुर भी पूर्वोत्तर भारत में। इन स्थानों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपके जो पहले पार्ट में है वो छोटे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इन छोटे प्रश्नों को आपको 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है। बड़े प्रश्न भी एक बार देख लेना, क्या पता आपके परीक्षा में पूछा जाए। ये आप PDF से पढ़ लेना। इसकी PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपके भारत का राजनीतिक मानचित्र आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो कूच बिहार है वो सिक्किम में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के इधर बॉर्डर पर है, इसका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये कूच बिहार है वो पूछा जा सकता है इस मैप का। और ये जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है इसका विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। आगे जो दूसरा अध्याय है वो एक दल के प्रभुत्व एक दौर से संबंधित है। इसमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। जो बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा वो अथवा पूछा जाएगा, यानी इस अध्याय से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे बड़े, दोनों में से आपको कोई एक है वो हल करना है। इसमें पहला कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कितनी सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का जो पहला चुनाव 1952 का आम चुनाव हुआ उसमें 364 सीटें जीती थी। दूसरा प्रश्न है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI है वो भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई। जो CPI है भारत में सबसे पहले केरल में सत्ता में आई थी। तीसरा त्रावणकोर कोचीन वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है। जो त्रावणकोर कोचीन है वर्तमान में केरल राज्य का हिस्सा है। ये पहले एक बहुत बड़ी रियासत थी। आगे चौथा प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन से है। जो भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय है वो श्री राजगोपालाचारी है। ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। पांचवा प्रश्न है AK गोपालन किस राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे। जो AK गोपालन है केरल राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। छठा है 1952 के आम चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता है वो साक्षर थे। यानी 1952 का जब आम चुनाव उस समय देश में कितने प्रतिशत लोग थे जिनको केवल किसी भाषा को जानना या उनको लिखना आता है या अपना नाम तक लिखना आता था। केवल 15% मतदाता है वो साक्षर थे। सातवां प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे।
8वां प्रश्न है, भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? जो दलितों का मसीहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। 9वां प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? यानी भारतीय संविधान है वो पारित कब हुआ या अंगीकृत कब किया गया? जो भारतीय संविधान है अंगीकृत या बनकर तैयार या पारित है वो 26 नवंबर 1949 को लागू है, यानी अधिनियमित है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इन दोनों वर्डों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को यानी इस दिन, पारित हुआ या बनकर तैयार हुआ, और लागू यानी अधिनियमित है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 10वां प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जो भारतीय जनसंघ है उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? जो भारतीय संविधान है उस पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए थे। 12वां प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ये अति महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है। भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त है वो सुकुमार सेन थे। 13वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जो प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। और पहला आम चुनाव है 1952 में हुआ था। प्रथम जो स्वास्थ्य मंत्री है वो राजकुमारी अमृता कौर थे। जो प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये जो प्रथम नेता थे आपको इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 16वां प्रश्न है, 1959 में कांग्रेस सरकार ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो केरल की कम्युनिस्ट सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया? कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 356 यानी राज्य आपातकाल के तहत कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था। 17वां प्रश्न है, सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? जो सोशलिस्ट पार्टी है उसका गठन 1948 में हुआ था। 18वां प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उसके संस्थापक BR अम्बेडकर थे और इन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? जो पहले संचार मंत्री है वो रफी अहमद किंदुई थे। ये जो प्रथम मंत्री है इनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो शिक्षा मंत्री उनका विशेष रूप से ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है। 20वां प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे और वर्तमान शिक्षा मंत्री है वो श्री धर्मेंद्र प्रधान है। और राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलवर है। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 22वां प्रश्न है, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता का नाम लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया कि समग्र मानवतावाद सिद्धांत किसने दिया? जो समग्र मानवतावाद सिद्धांत है वो दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। भारत में एक दलीय प्रभुत्व के दौर में सबसे अधिक प्रभावशाली दल कौन सा था? जब एक दलीय प्रभुत्व का दौर था, जब सबसे अधिक प्रभावशाली दल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। 24वां प्रश्न है, 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को सत्ता मिली? 1977 का जो आम चुनाव उसमें जनता पार्टी की सरकार है वो बनी थी। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें प्राप्त हुई? प्रथम जो आम चुनाव उसमें 489 में से 364 सीटें है वो प्राप्त हुई। 26वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। 27वां प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य सी का अर्थ होता है चक्रवर्ती। 28वां प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? जो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 हुई। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जो भारत निर्वाचन आयोग है उसका गठन है 1950 में। भारत में तीसरे आम चुनाव 1962 में, पहले 1952 में, दूसरा 57 और तीसरा 62 में हुए थे। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान की प्रारूप यानी ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1957 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी? 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ये पहला अवसर था जब देश में किसी गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी थी। 33वां प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल थे? जो पहला आम चुनाव उसमें 14 राष्ट्रीय और 52 है और राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान में और 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि किन्हीं 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। इसमें आपके जो महत्वपूर्ण दल है जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, ये भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और इनको मान्यता है भारत निर्वाचन आयोग है वो देता है। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा सकता है यदि किसी दल को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? जो भारत निर्वाचन आयोग है वो इनको मान्यता प्रदान करती है। 34वां प्रश्न है, जनसंघ ने किस विचार पर बल दिया? भारतीय जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर बल दिया। 35वां प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था को अपनाया गया? भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाई गई, यानी भारत में कितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो सकती है। 36वां प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव के समय देश में कुल कितने मतदाता थे? जो पहला आम चुनाव उसमें उस समय देश में कुल मतदाता है वो 17 करोड़ थे। वर्तमान में भारत में मतदान का तरीका क्या है? वर्तमान में जो भारत में मतदान का तरीका EVM मशीन है यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान होते हैं। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किसे कहा गया? एक हिंदुस्तानी संपादक ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है वो प्रथम आम चुनाव को कहा है, क्योंकि ये सफल भी हो सकता था और असफल भी हो सकता था। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो चुनाव के पक्ष में नहीं थी।
39वां प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में कौन सी पार्टी का प्रभुत्व रहा? जो पहले 3 आम चुनाव उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। भारत में 1952, 57 और 62 के आम चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही? पहले स्थान पर कांग्रेस और दूसरे स्थान पर सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस दल ने 1952 में 16 सीटें जीती, 57 में 27 सीटें जीती और 62 में 20 सीटें वो प्राप्त की। पहले, दूसरे और तीसरे आम चुनाव में लोकसभा कुल सीटें कितनी थी? पहले 1952 में 489 थी और 1957 में 495 हुई, 1964 में भी 494 वो थी, यानी 5 सीटें बढ़ाई गई। ये 5 सीटें जो जम्मू कश्मीर का अक्षय चिन्ह क्षेत्र है उसके लिए बढ़ाई गई। आगे 42वां प्रश्न है, शुरुआती 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल कितनी सीटें प्राप्त की? पहला जो 1952 का चुनाव उसमें 489 में से 364 सीटें प्राप्त की। दूसरा 357 का 494 में से 371 और तीसरा 1962 का इसमें 494 में से 361 सीटें प्राप्त की। ये तीनों चुनाव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़े गए। इन तीनों चुनाव में वो नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारत में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव सामान्य कितने वर्ष बाद होता है? ये 5 वर्ष बाद होता है। वर्तमान भारत के कौन से दल और कौन से गठबंधन की सरकार है? वर्तमान में भारत में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुल कितने प्रतिशत मत और सीटें मिली थी? जो सीटें है वो 74% सीटें मिली और 45% है वो वोट मिले। 47वां प्रश्न है, हमारे देश की चुनाव प्रणाली मतदान का कौन सा तरीका अपनाया गया? हमारे देश की जो मतदान प्रणाली है उसमें तरीका है वो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, यानी जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे उसकी जीत है वो मानी जाती है, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया। 48वां प्रश्न है, केरल में 1957 की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? केरल में जो 1957 पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में ईएमएस नमूद्रीपाद को केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने कौन सी राज्य की निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ा? जो केरल की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ा और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया और केरल की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी उसको 1959 में बर्खास्त कर दिया गया। 50वां प्रश्न है, कौन से देशों के संविधान में एक ही पार्टी के शासन की अनुमति दी गई? जो चीन, क्यूबा और सीरिया देश है वहाँ के संविधान में केवल एक ही पार्टी की अनुमति दी गई है। 51वां प्रश्न है, कौन सी पार्टी ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड बनाने की बात कही? जो भारतीय जनसंघ पार्टी उसने भारत और पाकिस्तान को एक बनाकर अखंड भारत बनाने की बात कही थी। 52वां प्रश्न है, भारत की अंतरिम सरकार में कौन से 2 विपक्षी नेता भी शामिल थे? अंतरिम सरकार यानी जिस सरकार का चुनाव नहीं हुआ था, जो मनोनीत हुई थी, उसमें 2 विपक्षी नेता भी शामिल थे, यानी ये कांग्रेस के प्रबल विपक्षी थे, फिर भी इनको मंत्री बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये एक लोकतंत्र का सकारात्मक पक्ष है कि इसमें विपक्षियों को भी मौका है वो मिलता है। आगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, यानी आपसे 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी इस तो में भी पूछा जाएगा। आपकी इसकी सब सीमा 100 शब्द रहने वाली, यानी 7 से 8 लाइन में आपको इसका उत्तर लिखना है। इसमें पहला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं? इनका पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर है। ये दलितों को न्याय दिलाने के लिए वे संघर्ष के प्रमुख नेता थे, इसलिए इन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वाइसराय की काउंसिल के सदस्य भी रहे। संविधान की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष रहे, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। 1951 में मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया। ये आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिचय है वो ध्यान में रखना है। आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो 64 भाषाओं में एमए की थी। आज के लोग हैं वो एक भाषा में भी एमए नहीं कर सकते, एक भाषा में भी एमए करना बहुत कठिन है, लेकिन उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस विपरीत परिस्थिति में है वो 64 भाषाओं में एमए की थी, जो आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। इससे बड़ा कोई मोटिवेशनल है वो हो नहीं सकता। उस समय की विपरीत परिस्थितियों में, उस सामाजिक स्थितियों में 64 भाषाओं में एमए करना सबसे बहुत बड़ी बात थी। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी या कांग्रेस मौजूद विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख कीजिए? यानी आप किस प्रकार कह सकते हैं कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी, उसमें सभी विचारधारा के लोग शामिल थे। आज़ादी से पूर्व कांग्रेस ने परस्पर विरोधी तो कई समूह को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अपना चुकी थी, जैसे इसमें विभिन्न वर्ग, जाति, भाषा, अन्य हितों से जुड़े व्यक्ति इस गठबंधन से जुड़ चुके थे। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी क्योंकि इसने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, ग्रमपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी हर विचारधारा के मध्यम वर्गों को समाहित किया। इस प्रकार कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी, यानी इसमें सब प्रकार के लोग हैं वो शामिल थे, हर प्रकार की विचारधारा के लोग शामिल थे। 23वां प्रश्न है, भारत के प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व क्या कारण थे? यानी जो पहले 3 लोकसभा चुनाव है इसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, इसके क्या कारण थे? इसमें भारतीय कांग्रेस पार्टी को प्रथम 3 आम चुनाव में अव्वल और इकलौती होने का फायदा मिला नहीं, यानी उस समय ये सबसे श्रेष्ठ पार्टी थी और उसके समक्ष कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, इसलिए इकलौता होने का फायदा मिला। अर्थात उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने वाली कोई अन्य मजबूत पार्टी है वो मौजूद नहीं थी। भारतीय
कांग्रेस पार्टी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विरासत मिली हुई थी, यानी जो कांग्रेस पार्टी के अधिकतर नेता थे वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, अर्थात भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारत को आज़ादी दिलवाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं वो स्थानीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क शहरों तक सीमित नहीं था, ये गाँव तक भी पहुंच चुका था। इन 3 कारणों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 3 चुनाव में प्रभुत्व रहा था। चौथा प्रश्न है, प्रथम भारतीय आम चुनाव में क्या समस्या या कठिनाई आई, यानी पहले आम चुनाव में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला जो आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ, जिसे 52 का आम चुनाव भी कहा जाता है। प्रथम आम चुनाव के समय देश में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, लेकिन इनमें से केवल 15% साक्षर थे। इस तरह निरक्षर देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न करवाना सबसे बड़ी चुनौती थी, यानी निरक्षरता सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत में प्रथम आम चुनाव के समय मतदाता सूचियां बनाई गई, लेकिन इन मतदाता सूचियों में लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गई, या उनके अलग अलग नाम है वो दर्ज हो गए। जो अधिकतर महिलाएं अपने पतियों के नाम नहीं बताती थी, इस कारण जो गलत प्रविष्टियां वो दर्ज की गई। अतः संपूर्ण भारत से पुनः इनकी मतदाता सूचियां बनाना भी चुनौतीपूर्ण कार्य था। फिर है वो पूरे देश से वापिस मतदाता सूचियां वो बनाई गई। प्रथम आम चुनाव के समय देश में 20 लाख मतपेटियों का निर्माण किए गए, जो काफ़ी कठिन कार्य था। ये 3 चुनौतियां वो आई थी। आपसे 3 नंबर का प्रश्न है तो आपको कम से कम 3 पॉइंट है वो लिखना है, अधिकतम आप 4 लिख सकते हो। 5वां प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव सफल सिद्ध हुआ, इस कथन को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए, यानी आप किस आधार पर कह सकते हैं कि जो भारत का पहला 1952 का आम चुनाव हुआ वो सफल सिद्ध हुआ। भारत के प्रथम आम चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, आधे से अधिक लोगों ने मतदान किया। प्रथम आम चुनाव में एक सीट के लिए औसतन 4 उम्मीदवार है वो मैदान में थे। प्रथम आम चुनाव के नतीजों को हारने वाले उम्मीदवारों ने भी निष्पक्ष और सही ठहराया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पहला आम चुनाव है वो सफल हुआ था। 6वां प्रश्न है, भारत में प्रारंभ से वर्तमान तक प्रचलित मतदान के तरीके बताइए। ये जो आपके सिलेबस से कटा हुआ भाग है आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं, तो आपसे इनसे संबंधित प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा, तो भी आपको ध्यान में रखना। पहले मतपेटी के द्वारा मतदान किया जाता, फिर मतपत्र से किया जाता था, और वर्तमान में ईवीएम के द्वारा किया जाता। आपको ये ध्यान में रखना है, वर्तमान में ईवीएम के द्वारा किया जाता है। ईवीएम की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जो भारतीय जनसंघ और सीपीआई पर आपको टिप्पणी लिखी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 हुई, इसका चुनाव चिन्ह है वो दीपक था, और इसके संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जो प्रमुख नेता दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक थे। ये जो भारतीय जनसंघ है वो बीजेपी की नानी भी मानी जाती है, क्योंकि पहले भारतीय जनसंघ था, फिर भारतीय जनसंघ के बाद जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी के बाद 1980 में है वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनी थी। भारतीय जनसंघ की प्रमुख विचारधारा, भारतीय जनसंघ ने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने पर जोर दिया। धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को जो रियायत देने की बात थी उसका विरोध किया। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड बनाने की बात की। जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया, यानी एक देश की एक ही संस्कृति होनी चाहिए। और जो भारतीय जनसंघ है उसको पहले आम चुनाव में 3 सीटें मिली, और दूसरा आम चुनाव जो 1957 में उसमें 4 सीटें हैं वो मिली थी। दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी 1917 की रूस की क्रांति से प्रभावित थे। जो साम्यवादी कम्युनिस्ट है दिसंबर 1941 में कांग्रेस से अलग हुए थे। इसका चुनाव चिन्ह दरांती और हथौड़ा था। इसका विभाजन 1964 में सीपीआई और सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इन 2 पार्टियों में इसका विभाजन हुआ। इसके प्रमुख नेता ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नमूद्रिपाद और पी.सी. जोशी, अजय घोष और पी. सुंदरैया थे। इनका नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में। विचारधारा इस पार्टी का मानना था कि 1947 में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आज़ादी नहीं है। यह दल लोकतांत्रिक पद्धति और समाजवाद में आस्था रखता है, यानी ये अधिकतर जो सरकारी तंत्र है उसमें विश्वास करता है। इसका मानना है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। यह दल पूंजीवादी व्यवस्था के विरोधी यानी ये प्राइवेट सेक्टर का विरोधी और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक था। यह दल मजदूरों और किसानों के हितों का पक्षधर है। इस प्रकार आपको दोनों पार्टियों का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे, इसकी विचारधारा क्या और प्रमुख नेता है वो कौन कौन से हैं। इस प्रकार आपके जो दूसरा अध्याय है उसे एक छोटा प्रश्न और एक 3 नंबर का बड़ा प्रश्न है वो पूछा जाएगा। हमने 2 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए। आगे जो 30 अध्याय है नियोजित विकास की राजनीति, इसे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर के छोटे और 1-2 नंबर का लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछा जाएगा, यानी इससे बड़ा प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा। इसमें एक एबीसीडी वाला पूछा जाएगा। पहला है भारत कि शुरुआती दौर के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा विचार है वो शामिल नहीं था। भारत का जो शुरुआती दौर है विकास में जो उदारीकरण है वो शामिल नहीं था। ये 1991 में है वो अपनाए गए उदारीकरण यानी अन्य देशों से व्यापार करने में मुक्त व्यापार की नीति। दूसरा प्रश्न है बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किए गए। जो बॉम्बे प्लान है 1944 में प्रस्तुत किए गए। ये बॉम्बे के उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने कब ली, यानी योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब बनाए गए। जो नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य जोर किस पर दिया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना उसमें मुख्य जोर है वो उद्योगों पर दिया गया, और पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य जोर कृषि पर दिया गया। 5वां प्रश्न है लो एशिया का विशाल भंडार कौन सा था। जो लो एशिया का विशाल भंडार है उड़ीसा था। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस सरकार के समय। जो नए आर्थिक सुधार है उसके
शुरुआत है वो पीवी नरसिम्हा राव के समय, और इस समय वित्त मंत्री है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ये भारत विश्व के टॉप 10 अर्थशास्त्रियों में से एक थे। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की धारणा है वो अपनाई थी। सातवां प्रश्न है बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है वो सही है। जो बॉम्बे प्लान है वो ये भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट था, यानी एक खाका था। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया था, यानी कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना बनानी चाहिए और सरकार से अपेक्षा की कि वह योजनाबद्ध तरीके से सरकार शासन को है वो चलाए। ये उपयुक्त सभी है वो सही है। आठवां प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके योजनाकार पीसी मालनोबिस थे। पहला प्रश्न है खादी के पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया। दूसरा प्रश्न है केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना उसे केरल मॉडल कहा जाता है। आपसे ये केरल मॉडल और बॉम्बे प्लान इन दोनों में से एक प्रश्न है वो पक्का पूछा जाएगा। 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा जो नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है। जो उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था का एक प्रस्ताव भेजा था उसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। चौथा प्रश्न है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक है उसके लेखक जयसी कुमारप्पा है। ये पिछली परीक्षा में पूछा गया, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है उसके संस्थापक कौन है। जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है उसके संस्थापक पीसी मालनोबिस है। ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसके योजनाकार भी है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न है केरल मॉडल में खाली जगह पर जोर दिया गया। केरल में जो विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसमें सबसे अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। आज भी भारत में केरल है वो सबसे अधिक शिक्षित राज्य है। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इस राज्य ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक जोर दिया। सातवां प्रश्न है चौथी पंचवर्षीय योजना खाली जगह से शुरू होनी थी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 1966 से शुरू होनी थी, लेकिन ये अकाल और 1965 के युद्ध के कारण 3 वर्ष बाद है वो शुरू हुई थी। आठवां प्रश्न है खाली जगह से उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। जो वामपंथ है वो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। आपसे वामपंथ और दक्षिण पंथ में अंतर है वो पूछा जा सकता है। नौवां प्रश्न पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, यानी धीरे धीरे कार्य करना, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना की कोशिश तेज गति से खाली जगह बदलाव करने की थी, यानी तेज गति से संरचना में है वो बदलाव करना। 10वां प्रश्न है खाली जगह को नीति आयोग की स्थापना हुई। जो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। आपको नीति का पूरा नाम है वो विशेष रूप से ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है। आगे अतिलोकगात्मक प्रश्न है, यानी 1-1 नंबर के। इसमें पहला है बॉम्बे प्लान योजना भारत के उद्योगपतियों द्वारा कब तैयार की गई। जो बॉम्बे प्लान है वो 1944 में तैयार की गई थी। योजना आयोग की जगह नई कौन सी संस्था बनाई गई। जो नई संस्था है नीति आयोग बनाई गई। इसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान अध्यक्ष है वो श्री नरेंद्र मोदी है, यानी जो प्रधानमंत्री होगा देश का वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। 1967 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, यानी कितने बैंकों को सरकारी बैंक बनाए। जो 14 बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है इसके संस्थापक पीसी मालनोबिस थे। ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसके योजनाकार भी थे। जयसी कुमारप्पा का असली नाम क्या था। जो जयसी कुमारप्पा इसका असली नाम जयसी कॉर्नेलियस था। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया। बॉम्बे प्लान क्या था। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समय देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। भारत में नियोजन के उद्देश्य बताइए। नियोजन का उद्देश्य देश की जो राष्ट्रीय आय उसको बढ़ाना है और क्षेत्रीय असंतुलन है उसको कम करना है, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र है उनका आर्थिक विकास करना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना। 10वां प्रश्न है विकास के शुरुआत दौर में उठे 2 प्रमुख सवाल क्या थे। 2 प्रमुख सवाल, पहला कृषि बनाम उद्योग, यानी कृषि को अधिक बढ़ावा दिया जाए या उद्योग को, या निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी निजी क्षेत्र को अधिक बढ़ाया जाए या सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक बढ़ाया जाए। ये 2 महत्वपूर्ण सवाल है वो थे। 11वां सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जो आधारभूत उद्योग है, जो मूलभूत आवश्यकता वाले उद्योग उनका विकास करना और आर्थिक समानता की स्थापना करना, यानी गरीब और अमीर का भेद है वो कम से कम करना। 12वां प्रश्न है नियोजन में किन किन बातों को शामिल किया जाता है। नियोजन में जो उपलब्ध संसाधन होता है उनका सही आकलन करना, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हेतु योजना करना, यानी जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उनका अच्छी तरीके से उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन है वो करना। 13वां प्रश्न है वामपंथ से आपका क्या तात्पर्य। वामपंथ उन लोगों को संकेत करता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, इन समूह को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करता है, यानी ये है वो सार्वजनिक क्षेत्र के पक्षधर है। जो वामपंथ है और दक्षिणपंथ विचारधारा लोग मानते हैं खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही प्रगति हो सकती है। जो दक्षिणपंथी लोग है वो निजीकरण के है वो अधिक पक्षधर है। आपको वामपंथ और दक्षिणपंथ में अंतर है विशेष रूप से ध्यान में रखना है।
आगे 15 प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, बीमार कारखानों की पुनर्स्थापना की जाती है और निर्यात में भी वृद्धि होती है। भारत में आर्थिक सुधारों की नीति कब प्रारंभ की गई? भारत में आर्थिक सुधारों की नीति है 1991 वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के लिए की गई। जो आर्थिक सुधारों की नीति है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी, जिनका हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक सुधारों की नीति है इसका श्रेय किनको जाता है? इसका श्रेय तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जानता है और उस समय प्रधानमंत्री है वो पीवी नरसिम्हा राव थे। 17 प्रश्न है, गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश किसने की थी? जो गांधीवादी आर्थिक नीतियां उनको लागू करने की कोशिश जे.सी. कुमारप्पा ने की थी। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक है, इनके लेखक भी जे.सी. कुमारप्पा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई गई? यानी संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई। जो विदेशी उद्योग थे उनको भारत में आने से रोका गया, जो भारतीय घरेलू उद्योग थे उनको बढ़ावा दिया गया। यदि विदेशी उद्योग आते तो ये है वो बंद हो जाते, इसलिए संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई। आगे 20वां प्रश्न है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही इसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म विशेष रूप से ध्यान में रखनी, आपसे पूछा जा सकता है। 21वां प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 1950 में हुई। भारत में नियोजन प्रक्रिया किस देश से ली गई? या नियोजन कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना बनानी ये प्रक्रिया है वो सोवियत संघ से ली गई। पहली पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1951 से 56 था और दूसरी 56 से 61 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता कृषि को दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस आर्थिक प्रणाली को अपनाई गई? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक सेक्टर को बढ़ावा दिया गया और कुछ क्षेत्रों में जो निजी सेक्टर था उसको बढ़ावा दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई। पोस्को प्लांट कौन से राज्य और किस खनिज से संबंधित है? जो पोस्को प्लांट है उड़ीसा राज्य संबंधित है और लो एक्सट्रैक्ट से संबंधित है। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने विकास के कौन कौन से मॉडल उपलब्ध है? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय 2 मॉडल है वो उपलब्ध है, एक पूंजीवादी मॉडल और एक समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल है वो निजीकरण से संबंधित है, यानी इसमें प्रत्येक सेक्टर पर है वो निजी लोगों का अधिकार होना चाहिए। जो समाजवादी मॉडल है इसमें सभी चीज़ों पर है वो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। भारत ने इन दोनों को मिलाकर मिश्रित मॉडल है वो अपनाया था। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी और उसकी समयावधि भी बताइए? जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी समयावधि 2012 से 17 तक है। 31वां प्रश्न, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि बताइए? पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 और दूसरी 56 से 61 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना का योजनाकार कौन था और किस क्षेत्र पर जोर दिए गए? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके योजनाकार के.एन. राज थे, दूसरी के पीछे मालनोबिस थे। पहली में कृषि पर बल दिए गए, दूसरे में भारी उद्योगों और बांधों पर बल दिए गए। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजना के लिए बड़ी धनराशि कौन सी पंचवर्षीय योजना में खर्च की गई? जो बांध है वो पहली पंचवर्षीय योजना में बनाई गई। आगे 34वां प्रश्न है, नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान कब और कहाँ चलाए गए? जो 9 लाख लोकतांत्रिक पहल के नाम से अभियान है वो केरल में 1987 से 91 के बीच चलाया गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया। इसमें केरल मॉडल, बॉम्बे प्लान और नव लोकतांत्रिक पहल अभियान, ये 3 है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल, एक दक्षिणपंथी और समाज वामपंथी, इन दोनों में अंतर आपसे पक्का पूछा जाएगा। 35वां प्रश्न, केरल मॉडल से आप क्या समझते हैं? केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न। इसमें पहला है, भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से नियोजन के द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके समाज की उन्नति की जा सकती है। यानी आर्थिक और सामाजिक सेक्टर को एक साथ बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। नियोजन के द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना भी की जाती है। जो गरीब से गरीब तबका उनको भी फायदा देने का प्रयास किया जाता है। समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी नियोजन आवश्यक है। संसाधनों के उचित प्रयोग, वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग, राष्ट्रीय पूंजी का सही मात्रा में सदुपयोग की दृष्टि से भी नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है, नियोजन से क्या अभिप्राय है? या नियोजन का अर्थ क्या होता है? या नियोजन की परिभाषा किसी भी कार्य को क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित तरीके से करने की प्रक्रिया है वो नियोजन कहलाती है। यानी किसी भी कार्य को सही तरीके से या योजनाबद्ध तरीके से करने की प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना और तथ्यों को ध्यान में रखकर रूपरेखा बनानी होती है। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना तैयार करनी होती है। आगे जो 30वां प्रश्न है वो योजना आयोग पर टिप्पणी लिखी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। ये गैर संवैधानिक संस्था थी, यानी ऐसी संस्था जिसका निर्माण है वो संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका निर्माण संविधान लागू होने के बाद में किए गए, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। इसका मुख्य कार्य भारत के लिए योजना बनाता था। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना है वो की गई है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्य बताइए? राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्य राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक और सामाजिक नीति संबंधी विषयों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना, राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए इसके साधनों के निर्माण के लिए पथ प्रदर्शक सूत्र निश्चित करना और योजना आयोग द्वारा जो तैयार की गई राष्ट्रीय योजना उस पर विचार करना। आगे 5वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के प्रमुख
उद्देश्य लिखिए। इसका पहला उद्देश्य है वो आर्थिक वृद्धि होता है। आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय निरंतर घरेलू उत्पाद और प्रति सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि यानी जीडीपी में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आर्थिक वृद्धि अति आवश्यक है। दूसरा आधुनिकीकरण, उत्पादन में नई तकनीक का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में जो परिवर्तन होता है उसको आधुनिकीकरण कहा जाता है। ये आधुनिकीकरण पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी नई तकनीक का प्रयोग और जो सामाजिक ढांचा उसमें परिवर्तन लाना। आत्मनिर्भरता और समानता, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आयात को कम करके उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, यानी अन्य देशों समान है वो कम से कम मंगाना, अमीर और गरीब के बीच की दूरी थी उसको कम करके समानता स्थापित करना था। आगे छठा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ और विशेषताएं बताइए। भारत के विकास के लिए पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मॉडल की कुछ बातों को लिए गए, उन्हें मिले जुले रूप से लागू किए गए। इस कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता, इसमें खेती, किसानी, व्यापार, उद्योग का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा है। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योग रखे और आधारभूत ढांचा प्रदान किया है। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप भी किए हैं। सातों प्रश्न दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है। इस विचारधारा में उन दलों या लोगों को शामिल किया जाता है जो ये मानते हैं खुली प्रतिस्पर्धा या बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था के द्वारा प्रगति हो सकती है, यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा देश अधिक विकास कर सकता है। अर्थात सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूतपूर्व स्वतंत्र पार्टी और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है। आठवां प्रश्न है, वामपंथी विचारधारा क्या है। वामपंथी विचारधारा में उन लोगों और राजनीतिक दलों को शामिल किया जाता है जो साम्यवादी या समाजवादी, माओवादी या लेनिनवादी विचारधारा है उनका समर्थन करता है। प्रजा समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि दल है वो स्वयं को इसी विचारधारा के पक्षधर वाला मानते हैं और उस पर चलने के लिए कार्यक्रम और नीतियां बनाते हैं। ये दल प्राय जो गरीब और पिछड़े वर्ग होता है उनका पक्ष लेते हैं। इन वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली जो सरकारी नीतियां होती है उसका समर्थन करते हैं। इस प्रकार आपके जो 30 अध्याय नियोजित विकास की राजनीति उसमें से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, उनमें से आपके 5 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे चौथा अध्याय है भारत के विदेश संबंधी, ये भी 5 नंबर का रहने वाला। इसमें 2 नंबर के एबीसीडी वाले प्रश्न, एक छोटा प्रश्न और एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पूरा 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें पहला है, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे। जो पंचशील के 5 सिद्धांत है वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किए गए। जो पंचशील समझौता 1954 भारत और चीन के मध्य हुआ था। दूसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके प्रणेता अब्दुल नासिर भी है, मार्शल टिटो भी है और जवाहरलाल नेहरू भी है। ये तीनों ही है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता है। गुट निरपेक्षता की नीति के संदर्भ में तटस्थ का क्या अर्थ है। तटस्थ यानी युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना, यानी किसी भी गुट के युद्ध में शामिल नहीं होंगे, यानी तटस्थ रहेंगे, यानी किसी भी तरफ नहीं डिगेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। जो किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने में समर्थन करना और वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, ये चारों ही है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य। पांचवा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान बीच 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के 2 हिस्से हुए थे। यानी 1948 में युद्ध हुआ उसके फलस्वरूप जो कश्मीर प्रांत था उसका 2 हिस्सा हुआ। जो कश्मीर का 10% भाग है उस पर पाकिस्तान ने वो कब्जा कर लिया था। छठा प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता कौन सी। जो भारतीय विदेश नीति उसकी प्रमुख विशेषता पंचशील है, यानी भारत 5 सिद्धांतों का पालन करता है। भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है। जो भारतीय विदेश नीति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के कारकों से प्रभावित है। भारतीय विदेश नीति के जनक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, क्योंकि यही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री थे। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के कितने देश है वो सदस्य। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके वर्तमान में 120 देश है वो सदस्य। 21 वर्ष इंदिरा गांधी सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति सहयोग और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर की। इंदिरा गांधी ने वो 1972 में 20 वर्ष के लिए शांति और सहयोग के लिए यानी 1971 में हस्ताक्षर किए थे। 20 वर्ष यानी 1991 तक के लिए। 11वां प्रश्न है, 1950 में किस देश ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया। 1950 में चीन ने वो तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया। तिब्बत एक पर्वतीय क्षेत्र है जो पहले एक संप्रभु राष्ट्र है वो था। किस वर्ष तिब्बती नेता दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी। दलाई लामा ने भारत से 1959 में शरण मांगी थी और जो दलाई लामा है उनको शरण है धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है वहाँ पर शरण दी गई। भारत का सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर किस देश के साथ विवाद रहा। जो सिंधु नदी का जल का बंटवारा उसको लेकर हमेशा पाकिस्तान के साथ विवाद रहा है और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ है। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस देश के साथ पंचशील समझौते के सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए। जो पंचशील समझौता है 29 अप्रैल 1954 को हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने चीन के साथ किया। उस समय जो चीन के राष्ट्राध्यक्ष थे वो चाउ एन लाई थे। इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ था। 15वां प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। जो दूसरा परमाणु परीक्षण जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिए गए ये 1998 में क्या था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद थे। 16वां प्रश्न है, किस वर्ष इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में अप्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन हुआ। जो अप्रो एशियाई सम्मेलन है वो 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में आयोजित हुआ था।
17वां प्रश्न है 1966 में किन दो देशों के मध्य ताशकंद समझौता, जो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ये 10 जनवरी 1966 को हुआ। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ। जो ताशकंद है वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है, पहले सोवियत संघ का एक भाग था। 18वां प्रश्न है किस वर्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में संपन्न हुआ। जो बेलग्रेड में प्रथम सम्मेलन है वो 1961 में हुआ था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में 1974 में किया था, दूसरा 98 में किया था। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो ताशकंद समझौता 1966 में 10 जनवरी 1960 को हुआ। शिमला समझौता 1972 में हुआ। पंचशील की घोषणा 1954 में, भारत चीन युद्ध है वो 1962 में हुआ था। आगे अति लघुनात्मक प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी आर्मी का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन किया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। INA की स्थापना है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश है वो भारत। दलाई लामा ने भारत ने अपना निवास धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बनाया। चीन ने भारत पर आक्रमण है अक्टूबर 1962 में किया। प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन है वो 1947 ईस्वी में भारत में आयोजित हुआ। सिंधु जल समझौता है वो 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य हुआ था। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1960 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य हुआ। यह जो समझौता आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इनसे संबंधित 1% पक्का पूछा जाएगा। कब हुआ, किसके बीच हुआ। जो पंचशील समझौता है, सिंधु नदी जल समझौता है, शिमला समझौता और फरका जल संधि है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मुजीबुर रहमान कौन थे। जो मुजीबुर रहमान है पूरी पाकिस्तान की जो आवामी लीग पार्टी उसके नेता थे और बांग्लादेश के संस्थापक भी माने जाते हैं। यानी इन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सबसे अधिक संघर्ष किया था। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र है वो 16 दिसंबर 1971 को बनाता है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश है वो अपना आज़ादी दिवस मनाता है। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया, जिसे ऑपरेशन इस्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को किया गया। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार नीति यानी NPT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। क्योंकि भारत इस नीति को भेदभावपूर्ण मानता है। जो विकसित देश है वो परमाणु हथियार हासिल कर सकता है, लेकिन जो विकासशील देश है वो नहीं कर सकते। इस कारण भारत इस नीति को भेदभावपूर्ण मानता है, इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। जो अरब इजराइल युद्ध है 1973 में हुआ। सच्ची गुट निरपेक्षता की नीति घोषणा किसने की। जो सच्ची गुट निरपेक्षता की नीति उसकी घोषणा जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में की थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है। ये अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। यानी भारत का विदेश नीति में संबंध कैसे होंगे। ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण कब किया। ब्रिटेन ने जो स्वेज नहर का मामला था उसको लेकर 1956 में आक्रमण किया। भारत ने 1949 में कौन से देश के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। जो इंडोनेशिया देश था उसकी आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। जो चीन में साम्यवादी या समाजवादी क्रांति 1949 में हुई। ताशकंद समझौते में मध्यस्थ की भूमिका है वो सोवियत संघ ने निभाई थी, यानी ये समझौता सोवियत संघ ने करवाया था। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, क्योंकि उस समय 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ और 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। इस कारण उस समय जवानों की आवश्यकता थी और उस समय खाद्यान्न का संकट भी था। जो अकाल है वो भी पड़ा, इस कारण किसानों को भी अधिक आवश्यकता थी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 22वां प्रश्न है भारत में रक्षा उत्पाद विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई। रक्षा उत्पाद विभाग यानी जो रक्षा सामग्री बनाने वाले विभाग की स्थापना 62 में हुई। आपूर्ति विभाग यानी जो सप्लाई करने वाले विभाग है उसकी स्थापना 65 में हुई थी। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई थी। ये 66 में शुरू होनी थी, लेकिन युद्ध और अकाल के कारण वो 3 वर्ष बाद शुरू हुई। भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत है 1940 के अंतिम दशकों में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई थी। चीन ने परमाणु परीक्षण अक्टूबर 1964 में किया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन थे। बाद में इनको इस्तीफा भी देना पड़ा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। भारत के किस राज्य को नेपाल या उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसको नेपाल या उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। CTBT का पूरा नाम व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है। आगे लघुतरात्मक प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्मित विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। जो कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता है उसको बनाए रखना। संप्रभुता का अर्थ है देश का जो सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति उसी देश के सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष के पास ही होनी चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, ये विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य थे। बांडुंग सम्मेलन 1955 में और इससे एप्रो एशियाई सम्मेलन से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी शुरुआत बांडुंग सम्मेलन 1955 से हुई थी। भारत और चीन के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा है वो सीमा विवाद है, यानी चीन है वो लद्दाख वाले हिस्से के अक्षय चीन और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर अपना दावा जताता है। चौथा प्रश्न है 1962 के युद्ध के बाद भारत चीन संबंध कब बहाल हुए। 1962 के युद्ध के बाद 1976 में दोनों देश के बीच राजनीतिक संबंध बहाल हुए। शीर्ष नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी है 1979 में वो चीन गए थे।
भारत और पाकिस्तान के मध्य मुख्य विवाद कश्मीर समस्या, सरकारी सीमा विवाद है, नदी जल का विवाद है और जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के मुख्य मुद्दे है। शिमला समझौता क्या है? 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्र आपसी विवाद है और द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास करेंगे। 7वां प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति क्या है? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखिए। भारत ने परमाणु नीति में यह बात स्वीकार की कि भारत इन हथियारों का प्रयोग शांति और ऊर्जा के क्षेत्र में करेगा। भारत परमाणु हथियार का प्रयोग परमाणुहीन राष्ट्र के विरुद्ध नहीं करेगा, यानी ऐसे राष्ट्र के खिलाफ नहीं करेगा जिसके पास परमाणु नहीं है। भारत परमाणु हमले की पहल नहीं करेगा, यानी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। यदि विपक्षी राष्ट्र पहले परमाणु हमला करेगा तो भारत कर सकता है, लेकिन भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार है वो रखेगा। 8वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई 2 मुद्दे बताइए। पहला मुद्दा है वो कश्मीर को लेकर विवाद है, दूसरा सीमा रेखा को लेकर विवाद है, तीसरा सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद है और पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है उसको लेकर भी विवाद है। भारत की सुरक्षा रणनीति के 2 घटक बताइए। यह महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। अपने चारों ओर परमाणु हथियार लेस देशों को देख सकते हुए भारत ने 74 और 98 परमाणु परीक्षण कर अपनी सैन्य शक्ति का विकास किया है। भारत ने अपने सुरक्षा हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करने की नीति भी अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन सी बातें हैं वो लिखी गई। इसमें पहला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। भारत के लोगों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि समझौते के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, यानी भारत के लोग हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है और जो संधि और समझौते हैं उसका सम्मान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारत और चीन या भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों को हल करने के सुझाव दीजिए, यानी इन विवादों को हल किस प्रकार किया जा सकता है। दोनों देशों को आपसी विवादों को शांतिपूर्ण बातचीत से हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो सीमा विवाद है उनको मध्यस्थता के द्वारा हल करना चाहिए। जो राजनीति को एक दूसरे देशों की राजनीति की यात्राएं भी करनी चाहिए। दोनों देशों को आपस में व्यापारिक संबंध है वो मजबूत करने चाहिए। आगे 12वां प्रश्न है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बताइए। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। विदेश नीति शांति और सहयोग की नीति है, पंचशील की नीति यानी 5 सिद्धांतों का पालन करता है, एप्रो एशिया की एकता का समर्थन करता है, निशस्त्रीकरण की नीति भी अपनाता है। 13वां प्रश्न है, पंचशील की नीति पर टिप्पणी लिखिए। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य और इसमें निम्नलिखित 5 बातें स्वीकार की गई। इस कारण से पंचशील समझौता किया गया कि एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ परस्पर लाभ और समानता के आधार पर कार्य करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे। इन 5 सिद्धांतों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आपसे पूछा जा सकता है पंचशील में कौन सी 5 बातों का उल्लेख है। आगे 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 1954 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य है वो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा और आर्थिक विकास करना था। दूसरा है पंचशील, ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत है। और तीसरा है बांडुंग सम्मेलन, इसकी परिणति है गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में दलाई लामा और तिब्बत के धार्मिक नेता थे जो सीमा पार करके भारत आ गए और भारत में इनका निवासी स्थान धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार आपके जो चौथा अध्याय भारत के विदेश संबंध है इससे संबंधित हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इस क्लास में हमने जो स्वतंत्र भारत में राजनीति पाठ्य पुस्तक है उसके 4 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अब आपके 4 अध्याय बचे हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास आपको जल्दी है वो मिलने वाली। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। प्रत्येक स्टूडेंट को अपने एक दोस्त को शेयर है वो जरूर करना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद, मस्त रहिए।